नमस्कार। मैं दीपक कुमार, मेरा यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक में आपका स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमारी जो +2 की हिस्ट्री की बुक है उसका लेसन नंबर 3 बंधुत्व जाति तथा वर्ग, उसका लेक्चर नंबर ये 10 है। तो आज का लेक्चर ये हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा लेसन नंबर 3 के लिए। और इससे पहले हमारे जो 9 लेक्चर है वो मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद दीपक की जो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो। तो जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कशन कर रहे थे कि 1951-52 के अंदर जो बीबी लाल थे, उन्होंने इस बात का उल्लेख करने के लिए या एनालाइज करने के लिए क्या ये जो महाभारत के अंदर जो जगह है, जो हस्तिनापुर, जो कुरु जनपद के अंदर इनका जो वर्णन, जो विश्लेषण आता था, तो उसको उत्खनन करने के माध्यम के द्वारा उस चीज़ का जो अध्ययन है वो करने की कोशिश की और उससे रेलेवेंट करने की कोशिश किया। महाभारत के अंदर जो जिस जगह का बताया गया था, तो उससे वर्तमान समय के अंदर उत्तर प्रदेश के अंदर जो हस्तिनापुर है उससे समानता जो समान रूप से उसकी मानने की कोशिश है वो की। तो उसी के तहत हमने कुछ पढ़ा था कि उसके अंदर जो दूसरे और तीसरे लेयर के अंदर उसको कच्ची मिट्टी के घड़े मिले थे और ईंटें मिली थी। दूसरी लेयर के अंदर उसको छतों के बारे में उसका उल्लेख है वो किया गया था और तीसरी लेयर के अंदर उसके जो पक्की ईंटों से बने हुए मकान थे और कुछ नालियों का उल्लेख है वो पाया गया था। तो उससे हम आगे अपना लेक्चर आज का शुरू करते हैं। क्या नगर का यह चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथा नगरों के बाद में 6 ईस्वी पूर्व ईस्वी के पश्चात जोड़ दिया गया, जब इन क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ था। जिस तरह से इन महाकाव्य के अंदर, इन कथानायकों के अंदर इन नगरों का वर्णन किया गया है वर्तमान समय के अंदर या पहले जिसका उल्लेख हुआ है, तो क्या आज के वर्तमान समय के अंदर इसका जो रेलेवेंट था, जो संबंध था, क्या इसको जोड़ दिया गया था? तो इस बात के लिए इस इतिहासकार जो इस बात के लिए इसका जो साक्ष्य के तहत उसका उल्लेख है वो करते हैं, अथवा यह मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी जिसकी अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना कर उसे प्रमाण नहीं किया जा सकता। या जो ये जगह हस्तिनापुर जैसे उसका जो वर्णन किया गया था, क्या ये जो कवियों की सिर्फ कल्पना ही थी, इसका कहीं उल्लेख ही नहीं था? यानी कि इसके बारे में जो साक्ष्य आज के संदर्भ में इसमें जो बताए गए हैं, जो साक्ष्य जुटाए गए हैं, तो उसे प्रमाणित नहीं किया जा सकता कहीं ना कहीं किसी न किसी संदर्भ में। जैसे बीबी लाल ने 1951-52 के अंदर जो उत्खनन करने के बाद जो आधार मिले थे, उसके आधार पर तो जो हस्तिनापुर था या जो जिसका नाम पड़ा हुआ है, तो ये वही राज्य है। लेकिन जब उत्खनन करने के बाद कोई पुख्ता प्रमाण इस बारे में जो नहीं माने गए थे। तो इसी तरीके से एक और उदाहरण गौर कीजिए। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों की विवाह की है। आपको पता होगा कि जो द्रौपदी का जो पांडवों के साथ विवाह हुआ था, तो वो एक अलग ही तरीके से हुआ था और यह बहुपत्नी विवाह का उदाहरण है जो महाभारत की कथा का एक अभिन्न अंग है। और ये जैसे सबसे पहले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था विवाह के अंदर, जिसके अंदर बहुविवाह पति, अंतर्विवाह पत्नी और इसके संदर्भ में कुछ बताया गया था। तो आप कमेंट करके बताना आपने अंतर्विवाह क्या होता था। बहुविवाह पत्नी जो प्रथा थी, इसी के अंतर्गत अंतर्विवाह एक प्रथा थी। तो अंतर्विवाह जो पत्नी जो प्रथा थी वो क्या प्रथा थी? तो आप कमेंट करके इस वीडियो को कमेंट कर में आप बताइए कमेंट करके। तो बहुपत्नी विवाह के अंदर आपने देखा होगा कि जो द्रौपदी थी वो 5 पांडवों की पत्नी है वो मानी गई थी। और उसी के अंतर्गत क्या था कि उसने जब ये घटनाक्रम जो शुरू हुआ था, अर्जुन ने जो द्रौपदी का जो एक स्वयंवर के द्वारा उसका जो आयोजन करने के बाद उसको जीता गया था और किस तरीके से वो सभी पांडवों की जो एक पत्नी थी वो बन गई थी। यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें तो यह भी होता है कि लेखक विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण देने का प्रयास है वो करते हैं। जब इस बहुपत्नी विवाह के प्रथा के बारे में जब बताया जाता है, विश्लेषण किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, तो उसका अलग अलग तरीकों से लेखकों के द्वारा जो प्रथा के बारे में जो अलग अलग तरीकों से जो वर्णन है वो किया जाता है। जैसे
ये बताया भी गया है, यहाँ आप देख भी सकती हो, द्रौपदी का विवाह के बारे में पूरा अच्छे से बताया गया है इस पॉइंट के थ्रू है जो, कि किस तरीके से द्रौपदी का जो विवाह हुआ था, कि धनुष पर जो उसकी जो चाप चढ़ाकर उसको नीचे पानी में देखकर अर्जुन को उसका चलती हुई एक जो क्या नाम लेते हैं मछली की एक आंख में जो तीर का निशान लगाकर उस जो स्वयंवर में जो तीर के द्वारा मछली की चलती हुई मछली में पानी देकर उसका आंखों में निशान लगा देगा, उसी के द्रौपदी के द्वारा जो उसका विवाह है वो किया जाएगा। और जो राजा थे द्रौपदी के, वो द्रुपद जो राजा थे। तो पहले इस विवाह के अंतर्गत ये प्रथा बनाई गई थी, और उसके अर्जुन ने ये प्रतियोगिता, कहते हैं कि धनुर्विद्या के वो बड़े अच्छे विद्वान थे। अर्जुन है जो, अर्जुन और कर्ण है जो, कर्ण का भी नाम उसी तरीके से आता है। तो मानने की वजह से ही क्या हुआ कि जीतने के बाद जब वो माता के पास उसको लेके गए, द्रौपदी के पास, द्रौपदी को अर्जुन है जो अपनी माता के पास, तो वो चीज़ कि मैं कुछ चीज़ लेके आया हूँ, तो कुंती को जब कहा अर्जुन ने तो चीज़ लेके आया हूँ, तो कुंती के मुंह से निकला कि अपने पांचों भाई है वो आपस में इसको बांट लीजिए। तो वो एक कह सकते हैं कि उसका जो विवाह था, एक जो आयोजन किया था, और आयोजन करने के बाद जो माता के कहने से जो एक पत्नी को आधिकारिक रूप से एक पति का ही अधिकार क्षेत्र माना जाता था, इसी के अंतर्गत, इसी भाव के अंतर्गत जो कुंती के द्वारा कहने की वजह से अर्जुन जो द्रौपदी थी वो पांचों की जो पत्नी वो कहलाई थी। तो शायद इसका जब बाद में विश्लेषण किया जाता तो ये कथा थी। द्रुपद जब द्रुपद को इस बारे में पता चला तो उन्होंने भी बड़ा, कहते हैं, विरोध किया था कि जो मैंने तो अर्जुन को अपनी पुत्री का जो विवाह है एक सिर्फ अर्जुन के साथ ही किया था, लेकिन वो पांचों की पत्नी वो नहीं हो सकती। तो कहते हैं कि इसी के आध्यात्मिक रूप से अगर देखा जाए तो ये कुछ ऐसी कहानियों के बारे में, या कुछ इसका जो वर्णन है, विश्लेषण है, वो कहीं ना कहीं इसके बारे में शिव के द्वारा कुछ आराधना या रचना के बारे में इसकी जो विश्लेषण है वो किया जाता है। तो कहीं ना कहीं ये हम देखते हैं इसकी जो व्यवस्था थी वो अलग तरीके से अपनाई गई थी। तो ये साइड में एक जो आप पिक्चर दी गई है, यहाँ आप देख सकते हो हस्तिनापुर में उत्खनित एक दीवार का, जिसके अंदर अलग अलग जो लेयर बनाई गई है, आप देख सकते हो कच्ची और पक्की मिट्टी से किस तरीके से ये जो हाथ मजदूर का जो बताया गया है, तो वो लेयर बनाई गई है, उसको लेप किया गया है, और फिर किस तरीके से पक्की मिट्टी से उसका जो तीसरी लेयर के अंदर उसका जो हम विश्लेषण है वो कर सकते हैं, अध्ययन है वो कर सकते हैं। तो आगे है कि वर्तमान इतिहासकारों का यह सुझाव है कि लेखक द्वारा बहुपत्नी विवाह संबंध का चित्रण इस बात को इंगित करता है कि संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद है वो थी। तो जिस तरीके से ये बहुपत्नी का जो संबंध या रिलेशन हम देखते हैं, तो कहीं ना कहीं इतिहासकार या लेखकों के बारे में, इसके बारे में जो प्रथा के बारे में कुछ विवाद या सुझाव आता है कि शायद हो सकता है ये वाली जो प्रथा थी किसी विशिष्ट वर्ग, राजा, प्रथा, समाज या काल के अंदर मौजूद है वो हो सकती है, जिसके अंदर बहुपत्नी के अंतर्गत इसका वर्णन है वो कम ही मिलता है। क्योंकि अधिकतर हम आध्यात्मिक रूप से देखते हैं तो बहुपत्नी का जो अध्ययन या प्रथा के बारे में इसको कम ही अध्ययन इसका जो हमें मिलता है, लेकिन ये शायद हो सकता है किसी काल या किसी खास वर्ग के अंतर्गत इसको माना जा सकता है। किंतु साथ ही इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात की ओर भी व्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों में अमान्य हो गई जिन्होंने कई शताब्दियों के दौरान इस ग्रंथ को पुनर्निर्मित है वो किया था। यानी कि कई जगह इस बात का उल्लेख या उसका वर्णन किया गया है जिसके अंदर ब्राह्मणों ने इस प्रथा को मानने से इनकार कर दिया है। यानी कि ऐसी कोई प्रथा जो पहले काल के अंदर जो प्रचलित होती थी उसी के अंतर्गत ब्राह्मणों के द्वारा इस जो व्यवस्था के तहत या ये जो रीति अपनाई जाती थी इसको मानने से जो इनकार है वो कर दिया है। कुछ इतिहासकार इस तथ्य को भी ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि से बहुपति प्रथा अमान्य तथा वांछित थी, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी। यानी कि कई जो इतिहासकार इस बात की ओर जो बताते हैं कि ब्राह्मणों की दृष्टि से ये अमान्य जरूर थी, लेकिन फिर भी ये जो प्रथा थी हिमालय क्षेत्र के अंदर, यानी कि आज के वर्तमान समय के नॉर्थ इंडिया के
संदर्भ में इसका जो महत्व है वो काफ़ी ये प्रचलित थी, यानी कि उत्तर भारत के अंदर ये जो प्रथा थी वो प्रचलित थी। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया, यानी कि शायद हो सकता है कि युद्ध काल के अंदर जो स्त्री की जो उपस्थिति वो कम होने की वजह से भी इस प्रथा को अपना लिया गया हो। दूसरे शब्दों में कहें तो संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया, यानी कि ऐसी कोई जब स्त्रियां कम रही गई हो, उसके पुरुषों की तुलना में अनुपात है, उसकी वजह से ये परंपरा को अपना लिया गया हो। कुछ आरंभिक स्रोत इस तथ्य की ओर पुष्टि करते हैं कि बहुपत्नी पति प्रथा न तो एकमात्र विवाह पत्नी थी और न ही यह सबसे अधिक प्रचलित मानी गई थी, यानी कि कुछ अन्य स्रोतों के बारे में जब इसका अध्ययन करते हैं तो जो बहुपति की जो प्रथा थी वो एकमात्र विवाह पद्धति थी और यह सबसे प्रचलित रूप से पाई जाती थी। यानी कि उस समय के अंदर अगर इसका प्रचलन वो देखा जाए तो इतना नहीं होता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इसको महाभारत के अंदर उसका अंदर संबंध है वो बनाया गया है, यानी कि किसी किसी समाज के अंदर ये प्रचलित है वो रही होगी। फिर क्यों इस ग्रंथ के रचनाकारों ने इस प्रथा को महाभारत के प्रमुख पात्रों के साथ अभिन्न रूप से जोड़कर देखा जाता है, यानी कि क्या वजह रही होगी, या हो सकता है कि जिसकी वजह से इसको जो उसके मुख्य पात्र थे जो पांडव थे वो मुख्य पात्र है वो महाभारत के माने गए थे, तो इसको क्यों बहुपति जो प्रथा के तहत है वो इसके साथ संबंधित है वो बनाया गया था। हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि सृजनात्मक साहित्य की अपनी कथा संबंधित जरूरतें होती है तो हमेशा समाज में मौजूद वास्तविकताओं को नहीं है वो दर्शाती है, यानी कि हो सकता है कि ये जो लेखक थे इन्होंने सृजनात्मक दृष्टि से इस कथा का इस ग्रंथ का जो रचना की हो और उसकी वजह से ही शायद हो सकता है कि ये वास्तविकता से कहीं दूर हो, तो क्रिएटिविटी बनाने के लिए ये जो प्रथा है वो अपनाई हो। तो इतिहासकार इस बारे में जो अध्ययन की दृष्टि के बारे में जो इसका विश्लेषण करने की दृष्टि से उसको वास्तविकताओं से इसका जो संबंध है वो रेलेवेंट है वो नहीं पाते। तो आगे हमारा पॉइंट आ जाता है एक गतिशील ग्रंथ, यानी कि प्रोग्रेसिव ग्रंथों के बारे में इसका एनालाइज किया गया है कि जिस तरीके से महाभारत का इस इतिहासकारों ने उल्लेख किया गया है तो ये किस तरीके से इसको विभाजित है वो इसको माना जाता है, यानी कि संबंधित है उसको माना जा सकता है। तो शुरू करते हैं। महाभारत का विकास संस्कृत के पाठ के साथ ही समाप्त नहीं हो गया। शताब्दियों से इस महाकाव्य के अनेक पाठांतर विभिन्न विभिन्न भाषाओं में लिखे गए हैं, यानी कि सिर्फ महाभारत की जो रचना है वो संस्कृत भाषा के अंतर्गत ही नहीं गई है, इसके अन्य भाषाओं के अंदर भी इसका जो अध्ययन है जो पाठांतर है वो किया जाता रहा है और किया भी गया है। तो ये सब संवाद को दर्शाते हैं कि जो इनके लेखकों अन्य लोगों तथा समुदाय के बीच कायम है वो हुए हैं, और इन्हीं संवादों के माध्यम से जो इनके लेखकों और अन्य लोगों और समुदाय के बीच में जो संबंध रिलेशन बने उसके माध्यम से हम इस रिलेशन को पढ़ सकते हैं, यानी कि उसका अध्ययन है वो कर सकते हैं। अनेक कहानियाँ जिनका उद्भव एक क्षेत्र विशेष में हुआ है और जिनका खास लोगों के बीच प्रसार हुआ है वे सब इस महाकाव्य में समाहित है वो कर ली गई है, यानी कि जितने भी इन राज्य या इस विशेष वर्ग से संबंधित इनकी जो कहानियाँ है उसका विशेष वर्ग के बीच में जो रिलेशन है उन सब का जो समायोजन है वो इन कहानियों के माध्यम के द्वारा महाभारत की रचना के अंदर बताया गया है। साथ ही इस महाकाव्य की मुख्य कथा को अनेक पुनर्व्याख्या की गई है, उसके प्रसंगों को मूर्तिकला और चित्रों में भी दर्शाया गया है। इस महाकाव्य ने नाटकों और नृत्य कलाओं के लिए भी विषय वस्तु प्रदान है वो की है। इसी के तहत इस महाकाव्य के द्वारा जितने भी जो कथा वगैरह हैं उसको अलग अलग लेखकों विचारकों के द्वारा उसकी व्याख्या वो की गई है, और जितने भी उसकी जो मूर्तिकला है चित्रकला है या उसके जो नृत्य कलाओं के माध्यम से हम इसके जो महाभारत के द्वारा उस प्राचीन समय के ग्रंथों के माध्यम के द्वारा उस प्राचीन वर्तमान समय के उसको विशेषताओं सामाजिक आर्थिक राजनीतिक आध्यात्मिक अन्य जितने भी परिवेश के माध्यम से उसकी सामाजिक विषमताओं के बारे में उसका अध्ययन है वो हम कर सकते हैं। तो बड़ा महत्वपूर्ण माना जा सकता है इसका उस 200 ईस्वी पूर्व से लेकर और लगभग 1000 ईस्वी के आसपास के जो उसकी जो परिवेश है उसका जो वातावरण है उसकी जो रिलेशन है तो उसके संबंध में हम इसका अध्ययन है वो कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, और आज का जो ये लेक्चर के अंतर्गत हमने जो तीसरा चैप्टर आपका बंधुत्व
जाति और वर्ग के अंतर्गत हमने जो कंप्लीट कर लिया है। और इससे संबंधित अगर आपको कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ, हमारा 4th जो चैप्टर है उसके साथ। लेकिन जाने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें और दिए गए बेल आइकन को क्लिक कर लें, ताकि आपको समय समय पर जो नोटिफिकेशन है वो मिलता रहे, ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इसी के अंतर्गत जो मेरी 10th की जो हिस्ट्री है उसकी जो वीडियो है जो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हो, उसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स, जो ज्योग्राफी है उसकी जो अलग अलग वीडियो मैंने बनाई हुई है। और 11th की जो हिस्ट्री पॉलिटिकल है उसकी जो प्ले लिस्ट में जाकर आप जो उसकी वीडियो है वो देख सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए लेक्चर के साथ। तब तक स्टे होम, स्टे सेफ एंड बी पॉजिटिव।